बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पैरागॉन सिटी रेफरेंस के हवाले से, जो कि ख्वाजा बरदरान के ख़िलाफ़ लाहौर की एहतसाब अदालत में जिसके ऊपर ट्रायल पेंडिंग है। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और ये वो केस है जिसके अंदर नैब ने वाकई मेहनत की है और नैब के पास काफ़ी ज़्यादा एविडेंस भी मौजूद है और बड़े अहम लोग नैब के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और नैब ने उनको वादा माफ़ गवाह बनाया हुआ है इस केस के अंदर। कल 17 जून को इस केस की समाअत थी। जवादुल हसन साहब जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज हैं, उनके पास दोनों भाई ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक दोनों अदालत में पेश हुए और कल अदालत के अंदर दो अहम गवाहों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है। मैं समझता हूँ कि ये जितने भी केसेस और जितने भी मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं और मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ नैब के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसके अंदर ये जो केस है वो अपनी नोयत का एक अहम केस है। और उसकी वजह यह है कि ख्वाजा बरदरान ने जिस तरीके से करप्शन की है और जिस तरीके से इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपने ओहदों को इस्तेमाल किया है और उसको मिसयूज़ किया है, पब्लिक ऑफिस को उसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर आपने ये भी सुना होगा कि कल जब ख्वाजा बरदरान अदालत से बाहर निकले हैं और जब अदालत से वो फ्री हुए हैं, उसके बाद उनकी मीडिया टॉक भी आपने सुनी होगी, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है इमरान ख़ान के बारे में और हुकूमत पाकिस्तान के बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो मैं नहीं समझता कि कोई भी थोड़ा भी जिसका कोई कैलिबर हो वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा। इतने गम और गुस्सा जो कल आपको नज़र आ रहा था, उसकी वजह मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसके बुनियाद पर वो इतने ज़्यादा परेशान थे और इतनी ज़्यादा उनके अंदर जो गुस्सा है या इतनी ज़्यादा वो अजियत में थे, उसकी वजह क्या है। कल जब ये अदालत के सामने पेश हुए तो ये जो केस है, मैं इसका पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो पैरागॉन सिटी रेफरेंस है, इसके अंदर जो कैसर अमीन भट्ट है, जो साबका डायरेक्टर है पैरागॉन सिटी का, वो अप्रूवर बन चुका है, वो वादा माफ़ गवाह बन चुका है और वो इस केस के अंदर जो नैब है उसके वर्जन को सपोर्ट कर रहा है और उसने नैब को सारे जो हक़ाइक़ हैं इनकी इलीगैलिटी के, इनकी करप्शन के, किस तरह तरीके से इन्होंने एम्बेज़लमेंट की है, वो सारे के सारे हक़ाइक़ बताने वाला कैसर अमीन भट्ट है। इसके अंदर जो इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट को एयर एवेन्यू के नाम से इन्होंने एक कंपनी रजिस्टर करवाई थी, एक हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर करवाई थी। और एयर एवेन्यू के नाम से जब इन्होंने काम शुरू किया तो एयर एवेन्यू को इन्होंने बाद में कन्वर्ट कर दिया पैरागॉन सिटी के नाम से, और वो जो कन्वर्ट किया और जो नई सोसाइटी बनाई उसकी ना अप्रूवल इन्होंने एलडीए से ली, ना किसी जो मजाज अथॉरिटी थी उससे इसकी जो इजाज़त है वो ली गई। और इस तरीके से इन्होंने मिलियंस और बिलियंस रुपए इन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से, जो मासूम और इनोसेंट लोग थे, जिन्होंने वहाँ पर प्लाट ख़रीदे, जिन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीके से जो इन्वेस्टमेंट की और वहाँ पर घर बनाने के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, और वो घर बनाने के लिए जो उन्होंने शुरू किया था, वो इन ज़ालिमों ने एक गैर कानूनी सोसाइटी के नाम पर उन लोगों से पैसे बटोरे और वो हड़प कर गए। और वो जो पैरागॉन सिटी के रहने वाले हैं, आज तक वो धक्के खा रहे हैं, उनका जो स्टेटस है वो लीगल ही नहीं हुआ और उनकी जो वहाँ पर कब्ज़ा है या जो सोसाइटी है वो आज तक एलडीए से लीगल नहीं हुई। और ये लोग इतने ज़ालिम हैं कि ये ना सिर्फ ख़ुद उसके अंदर मुलव्वस होते हैं बल्कि अपनी फ़ैमिली को भी मुलव्वस करते हैं। और ये जो इनकी वाइफ़ है, इन्होंने अपनी वाइफ़ के ज़रिए सारे के सारे उस मैटर्स को देखा और उसके अंदर अपनी वाइफ़ को शामिल करके इन्होंने एम्बेज़लमेंट की और ट्रांजैक्शन करते रहे। अब इसके अंदर जो कल दो अहम गवाहान हैं जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस था, वो जब अदालत में पेश हुए, अब जो साबका इसके अंदर मिनिस्टर हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने 58 मिलियन रुपए की जो बेनिफिट्स हैं वो हासिल किए हैं इस नाजायज़ काम से और इस इलीगल सोसाइटी से। जो दूसरा भाई है ख्वाजा सलमान रफ़ीक, कल वो भी तकरीर कर रहा था। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने 39 मिलियन रुपए कमाए हैं और ये वो हैं जो आपको इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। इससे ज़्यादा
जो अमाउंट है वो उन लोगों की है जिनको अभी तक कंप्लेंट में शामिल ही नहीं किया गया। और ये जो केस है इसके अंदर 121 लोग गवाह हैं, 121 लोगों को इसमें बतौर गवाह रखा गया। और ये सारे के सारे वो लोग हैं जो या तो उस जो सोसाइटी है उसके मेंबर्स थे, या उस सोसाइटी के वो एम्प्लॉई थे, या वो लोग थे जिनके से पैसे हड़प किया गया और इन्होंने जायदादें बनाई। अब इसमें इसकी जो वाइफ है उसके ऊपर भी एलिगेशन है कि वो भी मुलव्वस है बहुत बड़ी हैवी एम्बेजलमेंट में, और वो उनके अकाउंट्स उनके नाम पर बनाए जाते थे और उसको इस्तेमाल किया जाता था और उसको इस्तेमाल करके ये बेनिफिट लेते थे। अब इसके अंदर एक अहम बात है और वो ये है कि कैसर अमीन भट्ट जब लास्ट डेट ऑफ हियरिंग थी मई में, तो तब भी अदालत में जब पेश हुए तो वो एम्बुलेंस के ज़रिए आए थे और नैब उनको एम्बुलेंस के ऊपर लेकर आई थी। और अदालत के अंदर ये मौक़िफ़ रखा गया था कि वो इंतहाई अलील हैं, और इसको क्योंकि स्टार विटनेस के तौर पे रखा गया है तो अदालत ने कहा था कि अगर इसकी आप एविडेंस नहीं करवाएंगे तो हम केस को मज़ीद नहीं लेकर चल सकते, इसलिए आप इसकी जो एविडेंस है वो करवाएँ। अब इसके अंदर ख्वाजा सलमान रफ़ीक के साथ जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं और बाकी जो मुलज़मान हैं, नदीम ज़िया पीरज़ादा है, उसका बेटा उमर ज़िया है, फ़रहान अली है, ये सारे के सारे मुलज़मान हैं। और जो ख्वाजा साद रफ़ीक की वाइफ़ है गज़ाला साद रफ़ीक, वो मुलव्वस है और उसके नाम पर इन्होंने एक जो ज़िया बिल्डर्स के नाम पर एक कंपनी बनाई और उस कंपनी के ज़रिए ये पैसों की ट्रांजैक्शन करते थे। और ये जो एग्जेक्टिव बिल्डर्स एक कंपनी इन्होंने बनाई उसके नाम पर भी ये ट्रांजैक्शंस करते थे, और जिसकी वजह से इन्होंने एलडीए के साथ भी धोखा किया और उन लोगों के साथ भी धोखा किया जो इस सारे के सारे मामले में मुलव्वस थे। कल जिन दो लोगों की स्टेटमेंट करवाई गई है वो बड़ी दिलचस्प है, और ये जो दो गवाहान हैं ये मेन गवाह हैं। एक तो इसमें रियाज़ हुसैन है, रियाज़ हुसैन पटवारी है उस हलके का, और दूसरे इसमें नज़ीर अहमद हैं। ये दो लोग हैं जिनकी कल स्टेटमेंट हुई है। जब अदालत के अंदर कार्रवाई शुरू हुई तो ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक अदालत में आए तो नैब के प्रोसिक्यूटर्स भी मौजूद थे और ख्वाजा बरदरान के वकला भी मौजूद थे। तो अदालत ने इस्तफ़सार किया कि आज जो स्टेटमेंट है वो हो रही है, तो हम चाहते हैं कि जो साद रफ़ीक और इनके जो मुलज़मान हैं इनके वकला आज इन गवाहों के ऊपर जिरा कर लें, और बाकी जैसे जैसे स्टेटमेंट्स होती जाएंगी वैसे वैसे उन गवाहों को पेश किया जाता रहेगा और उनकी जिरा होती जाएगी। अदालत ने एविडेंस स्टार्ट करा दी। एग्ज़ामिनेशन ऑफ चीफ़ होता है मुलज़मान के ख़िलाफ़ जो गवाहान थे नैब के, उन्होंने एग्ज़ामिनेशन ऑफ चीफ़ दिया। उन्होंने ये कहा कि एक तो वो पटवारी था, उसने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपना जो पब्लिक ऑफिस होल्ड था या जो पीएमएलएन की उस वक्त हुकूमत थी उसको इस्तेमाल करते हुए इन्होंने मुझसे नाजायज़ तरीके से मुख्तलिफ़ ज़मीनों को वहाँ पर अलाट करवाया और जाली फ़र्दें बनवाईं, जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाए, और इस बुनियाद पर इन्होंने वहाँ पर शो ये करवाया कि इनके पास बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़मीन मौजूद है, और लोगों को इन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने वहाँ पर रकबा जो कागज़ी तौर पर दिखाया वो कुछ और था, और हकीकत में वहाँ पर वो रकबा एग्जिस्ट नहीं करता था। और फिर इसमें मेन चीज़ ये है कि इन्होंने जो नक्शा बनाया वो नक्शा अप्रूव ही नहीं था एलडीए से, और उसकी बुनियाद पर इन्होंने वो जो लोग थे उनको गुमराह करके इन्होंने पैसे बटोरे, और उन लोगों को आज तक वो धक्के खा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रेस क्लब के सामने बहुत बड़ा एहतजाज भी किया था, उसके बाद नैब ने इसके एक्शन भी लिया था, और उस एक्शन के बाद ये सारी की सारी कार्रवाई हुई। उसके बाद जो दूसरे गवाह थे उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। जब अदालत ने इस्तफ़सार किया कि अब आप मुलज़मान के वकला को कहा कि अब आप गवाहों के ऊपर जिरा करें, तो वो जिरा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और अदालत ने कहा कि आप अदालत का टाइम वेस्ट ना करें, आपने जिरा करनी है। उन्होंने कहा जी जब तक सारे गवाहों की एविडेंस नहीं हो जाती हम अलग अलग जिरा नहीं करेंगे। तो अदालत ने कहा कि इसमें इसी तरीके से होता है कि अगर आप एक गवाह हो गए आप उसके ऊपर जिरा कर लें, बाकी जो गवाह आते जाएंगे जिसको नैब चाहेगा पेश करवाता जाएगा, और उसके ऊपर एविडेंस आप वो रिकॉर्ड हो जाएगी और आप उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन कर लें। लेकिन जो उनकी एविडेंस थी और उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, और उन्होंने उसके अंदर वो चीज़ें बताई कि जिसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा बरदरान के जो चेहरे थे वो देखने वाले थे, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि शायद उन्होंने कोशिश की होगी गवाहों को मैनेज करने की, लेकिन गवाह मैनेज ना हो सके, और गवाहों ने आकर अदालत में स्टेटमेंट दे दी उनके ख़िलाफ़, और उसकी बुनियाद पर अदालत ने
कहा कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें। अब इसके अंदर जो कैसर अमीन भट्ट है, जो स्टार विटनेस है, वो पेश ना हुआ, उसका कोरोना वायरस उसका पॉजिटिव आ गया, उसकी रिपोर्ट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत के अंदर जमा करवा दी गई और अदालत ने उनको आखिरी मौका दिया कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे उनकी एविडेंस हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जब ये दो अहम गवाहों की एविडेंस हो गई है, उसके बाद जब कैसर अमीन भट्ट की एविडेंस हो जाएगी, उसके बाद जो ख्वाजा बिरादरान है उनका केस सामने आ जाएगा। और फिर ये जिस तरीके से जो नैब की अदालत है वो उस केस को लेकर चल रही है, तो ये चंद अगले आने वाले चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि ख्वाजा बिरादरान के ख़िलाफ़ जजमेंट भी आ जाएगी और ये दोबारा लंबे अरसे के लिए जेल में जाएंगे। जिस तरीके से कल वो जब अदालत से बाहर आए हैं और जिस तरह उन्होंने तकरीर की है और इमरान खान के ऊपर और कोरोना वायरस के हवाले से और बजट के हवाले से जिस तरह की गुफ्तगू की है, अब इनको असल प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इनका जो इन्होंने जो चोरी करते थे या हराम कमाते थे और जिस तरीके से इन्होंने लोगों ने कितने अरसा से पैसे इकट्ठे किए होते हैं। हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि वो उसको घर मिल जाए अपना, और वो पैसे इकट्ठे करते हैं, अपनी जमा पूंजी इकट्ठे करते हैं और वो इकट्ठे करने के बाद वो इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकें। और ये जो जालिम सोसाइटीज़ के लोग हैं, ये उनको फिर उनसे पैसे हासिल कर लेते हैं, वो पैसे उनसे छीन लेते हैं, लेकिन जो प्लाट उनको दिए जाते हैं वो बेसिकली वो एग्जिस्ट ही नहीं करते होते। उनको दिखा दिया जाता है कि ये जगह आपकी है, जब आपकी किस्तें मुकम्मल हो जाएंगी तो ये आपको मिल जाएगी। उसके बाद जब वो जाते हैं उनको कब्ज़ा नहीं मिलता। ये इतना ज़्यादा फ्रॉड है, और स्पेशली लाहौर के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनमें इतना ज़्यादा फ्रॉड है कि इंसान परेशान हो जाता है। मैंने पहले भी अपने व्यूअर्स से ये कहा था कि जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदने लगें, और स्पेशली जब आप सोसाइटी से प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो दो चीज़ों को देखें, क्या वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है, और दूसरा क्या उनका जो नक्शा है क्या वो LDA से अप्रूव्ड है या नहीं है। क्योंकि इन्होंने अपने नक्शे बनाए होते हैं और अपने नक्शों की बुनियाद पर ये लोगों से पैसे बटोरते हैं। तो हमेशा देखा करें कि क्या वो जो प्रॉपर्टी है क्या वो लीगल है, क्या वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है, क्या उस सोसाइटी के नाम वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और दूसरा जो नक्शा है उसको ज़रूर देखा करें। नक्शा देखने के बाद ही आपको आपके इल्म में आएगा कि ये जो सोसाइटी है क्या ये वाकई कानूनी तौर पर काम कर रही है या गैर कानूनी तौर पर। दूसरी अहम बात यह है कि जो हमने सुना था और जो ख्वाजा बिरादरान के वकला ये कहते थे कि प्ली बारगेनिंग हो रही है और प्ली बारगेनिंग करने के बाद ख्वाजा बिरादरान को माफ़ी मिल जाएगी, तो वो उनका ख्वाब ख़त्म हो गया है। चेयरमैन नैब ने उनको हरी झंडी दिखा दी है। और अब मज़ीद क्योंकि जब एविडेंस आने लग गई है उसके बाद इसका मतलब है कि नैब इस मूड में नहीं है कि उनके साथ कोई प्ली बारगेनिंग होगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। अगर कैसर अमीन भट्ट का बयान रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद ख्वाजा बिरादरान अपने दिन गिनना शुरू कर दें, क्योंकि उनके थोड़े ही दिन हैं, उनको दोबारा जेल जाना पड़ेगा और इस सबब वो लंबे अरसे के लिए जेल जाएंगे। मज़ीद इस केस के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।